मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर माझीवाला, बालोतरा, कक्षा 9वीं, अध्याय 3 अणु एवं परमाणु। इस अध्याय में हम मुख्य परमाणु एवं अणुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसके साथ साथ रासायनिक संयोजन के नियमों का अध्ययन करेंगे। सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे तथा मोल संकल्पना की जानकारी प्राप्त करेंगे। भाग 1, परमाणु एवं अणु की सामान्य जानकारी। रासायनिक समीकरण के नियम। सर्वप्रथम जैसे कि आप देखते हैं कि हम किसी भी पदार्थ को जब तोड़ते हैं तो तोड़ने पर धीरे धीरे वह छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों में विभाजित हो जाता है और अंतिम में एक कण प्राप्त होता है। वह सूक्ष्मतम कण आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे चौक के तोड़ने पर धीरे धीरे पाउडर अर्थात बुरादे के रूप में उसे बदल दिया जाता है, परंतु बुरादे को फिर आगे तोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार लोहे के परमाणु को प्राप्त करने के बाद उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ को तोड़ने पर वह एक छोटी छोटी सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तित हो जाता है जिसे आगे बदला नहीं जा सकता। हम उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, अर्थात छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे जो अंत में एक सीमा आएगी तब प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं किए जा सकते अर्थात उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तो वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहते हैं। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु नाम दिया गया। भारतीय दार्शनिकता अर्थात भारतीय वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने इस नियम का प्रतिपादन किया अर्थात परमाणु के बारे में हमें जानकारी प्रदान की, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया। वहीं भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने इनकी परिभाषा के विपरीत अर्थात अपन कह सकते हैं दूसरे सोर्स से, जहां महर्षि कणाद ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ने पर एक सूक्ष्मतम अवस्था अविभाज्य रहती है, उस अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। तो भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने विपरीत दिशा से अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रत्येक पदार्थ का निर्माण होता है और प्रत्येक पदार्थ के लिए ये छोटे छोटे कण भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित होते हैं अर्थात संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो कि प्रत्येक द्रव्य अर्थात प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का परमाणु अलग अलग होता है। वहीं परमाणु की खोज ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने भी ये बताया कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं अर्थात द्रव्य से आता शब्द है पदार्थ, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब उस कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु नाम दिया। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे अर्थात प्रायोगिक तौर पर सत्यापित नहीं थे। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के महत्वपूर्ण 2 नियम दिए, जिसे रसायन विज्ञान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं अर्थात उसके मुख्य नियम जिन्होंने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आदान प्रदान किया। आधार यानी अपन कह सकते हैं जैसे मनुष्य के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य किया। ये दोनों नियम थे। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही क्षय अर्थात न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया से पहले व बाद दोनों ही तरफ के अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या व उनका द्रव्यमान सदैव समान रहता है। जैसे एक प्रयोग के अंतर्गत हम जानते हैं कि सामान्यतः यदि कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 व ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ एक अभिक्रिया के अंतर्गत CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करती है। तो कार्बन का एक परमाणु यानी 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 परमाणु, वहीं एक का भार 1 तो 4 × 1 प्लस 2 ऑक्सीजन के अणु
तो 2 अणु कोष्टक 2 ही परमाणु और एक परमाणु का भार 16 अर्थात 2 × 16। रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक कार्बन का अणु अर्थात 1 × 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के अणु अर्थात 2 × 16। वहीं 2 संपूर्ण जल के अणु अर्थात 2 कोष्टक 2 × हाइड्रोजन का भार 1 तो 2 × 1 प्लस 1 × 16। तो दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो इस तरफ 12 × 16 और यहाँ 16 दूनी 32 तो 2 × 32। वहीं इस प्रकार 12 + 32 तो यहाँ बना 2 प्लस कोष्टक 2 + 16 अर्थात 12 + 4 जहाँ होते हैं 16 अर्थात 16 + 66 हुए 80। इस प्रकार इस तरह 44 + 36 भी हुए 80, यानी इनका कुल भार हो गया 80 व 80 अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान भी 80 और बाद का द्रव्यमान भी 80। इन पदार्थों का द्रव्यमान AMU अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई के अनुसार निकाला जाता है। एक और प्रयोग से आप इसे समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने X व Y 2 रसायन लिए, जिसमें X है कॉपर सल्फेट व Y है सोडियम कार्बोनेट। इनकी मात्रा 1.43 ग्राम। वहीं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा आपने ली 1.25 ग्राम। इन दोनों को आपने 10-10 मिलीलीटर जल में तैयार किया। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y विलयन को शंक्वाकार फ्लास्क में लिया तो वहीं X के विलयन को एक छोटी सी परखनली में मिला दिया गया। इस छोटी सी परखनली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाया गया ताकि दोनों ही विलयन मिश्रित न हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस अंदर वाली विलयन में X भरा गया, X यानी अपन कह सकते हैं कॉपर सल्फेट। वहीं बड़े वाले फ्लास्क में Y भरा गया, Y विलयन भरा गया। तो इस बात हमने पहले इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा, अर्थात Y फ्लास्क का में भरा हुआ है, वहीं X इस प्रणाली में भरा हुआ है और इन दोनों के मध्य कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई तथा हमने उसका द्रव्यमान लिया। द्रव्यमान लेने के पश्चात हमने प्रणाली को थोड़ा ऊपर की ओर करने पर, जिससे कि प्रणाली ऊपर की तरफ हो जाए और X के अंतर्गत भरा हुआ विलयन फ्लास्क में चला जाए, जिससे कि X व Y के मध्य अभिक्रिया हो जाती है। इस प्रकार फ्लास्क को झुकाकर अर्थात अंदर वाले प्रणाली को झुकाकर इस प्रकार घुमाया गया कि X और Y मिश्रित हो जाए। और जब हमने उसे पुनः उसका द्रव्यमान ज्ञात किया अर्थात उसे तोला गया तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले व रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणुओं का कुल द्रव्यमान समान रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक यौगिकों में द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का निर्माण होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। वहीं उनके भार का अनुपात हो जाएगा 2:4, अर्थात उनके परमाणुओं की एक निश्चित संरचना या एक निश्चित संख्या मिलकर ही जल का निर्माण कर सकती है। स्थिर अनुपात के इस नियम के अनुसार लवाइजिए व अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक में उन तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। किसी भी स्थान से भले ही उसे प्राप्त किया गया हो, अर्थात उसे आप कैसी भी प्रकार से बनाते हैं, अर्थात किसी भी विधि से उसका निर्माण करें, तो भी एक पदार्थ का जो अनुपात है, रासायनिक अनुपात है या तत्वों का जो अनुपात है, सदैव समान रहेगा। जैसे कि आप जल के एक परमाणु को लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भार एक परमाणु का 1 तो 2 का हो जाएगा 2, वहीं ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और 16 का अनुपात हो गया 1:8।
अब आप उसे शायद समुद्र के जल से लेकर आए हैं, चाहे आप घर के पानी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप बरसात के पानी का उपयोग करते हैं, सभी में द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा। अर्थात जल आपने कहीं से भी प्राप्त किया है, उसका स्रोत कहीं कुछ भी हो सकता है, तो भी यदि आप कहीं से भी प्राप्त जल का में 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन व 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार इनका अनुपात 14:3 होता है। अर्थात चाहे अमोनिया को आपने किसी भी विधि से प्राप्त किया है या आपने किसी भी स्रोत से लेकर आए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप 17 ग्राम अमोनिया ग्रहण करते हैं तो 17 ग्राम में 4 ग्राम 14 ग्राम नाइट्रोजन व 3 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु सम्मिलित होंगे। इसी कारण इसे निश्चित अनुपात के नियम से जाना जाता है। प्रोस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। आज के गृह कार्य में आप करेंगे, भारतीयों की दार्शनिकता के अनुसार सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की। दूसरा प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तीसरा प्रश्न आप करेंगे, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए।